मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी 30 मार्च को जो ऑर्डर फाइनल किया गया वो लेके आया हूँ और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। ये है किस रेफरेंस में, ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम बिज़नेस करते हैं, जब व्यापार जगत में छोटी छोटी सी बातें जो कि लगता है कि ये तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती, वो समस्या जो है का रूप ले लेती है। और ना केवल समस्या का रूप ले लेती है बल्कि वो समस्या चलते हुए इतनी बड़ी बन जाती है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। अब वैसे नॉर्मली ऐसी समस्याएं कम आती हैं छोटी छोटी सी बातों पर, लेकिन जब कभी समस्या आ जाती है तब हम उसका निदान कैसे करें। तो उसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट, ये हमको एक गाइडलाइन करता है कि हमको करना क्या चाहिए, ना केवल व्यापार जगत के लिए, व्यापारियों के लिए, बल्कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए भी, कि हमको इस तरह की समस्याओं पर किस तरह का निर्णय लेना चाहिए, उनका निदान कैसा चाहिए। आज जो मामला है वो है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। ये फ्लिपकार्ट जो व्यापारी हैं, ये ऑनलाइन बिजनेस का काम करते हैं, लोगों से सामान परचेज अपना माल खरीदते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर ऑल ओवर इंडिया ये अपना सेल करते हैं। और इसके अलावा वेयरहाउसिंग का भी इनका बिजनेस है। फिलहाल जो भी उनका बिजनेस है ये फ्लिपकार्ट का, इनका ऑफिस जो था वो नोएडा में था। और ये जो समस्या आई वो एड्रेस चेंज के संबंध में है। एड्रेस चेंज एक साधारण सी बात है, व्यापार जगत में एक कॉमन बात है कि व्यापारी एक जगह पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ भी परिस्थितियां होती हैं, उसकी वजह से वो अपने बिजनेस दूसरी जगह पे ले जाता है। तो इसमें क्या है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दे। उसने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। तो यही समस्या इसमें आई कि फ्लिपकार्ट का जो ऑफिस था वो नोएडा में था और नोएडा में बिजनेस करते करते फिर उन्होंने अपना बिजनेस प्लेस को चेंज कर दिया और वो बिजनेस प्लेस गाज़ियाबाद पहुंच गया। अब जब गाज़ियाबाद पहुंच गया तो उन्होंने डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे दी और सूचना ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी और ये रिक्वेस्ट कर ली कि साहब हमारा यहाँ बिजनेस चेंज हो गया, यहाँ से बंद हो गया है और अब गाज़ियाबाद में शुरू हो गया है। तो ये तो उसका राइट है। अब उसने एप्लीकेशन दे दी, तो इसमें डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? इसकी डिपार्टमेंट को ये लायबिलिटी है कि वो इनकी एप्लीकेशन पर वर्क करे, जनरली सर्वे करे। अगर ये बात सही है, बिजनेस यहाँ से बंद हो चुका है, वहाँ पे खुल चुका है, तो वो इसके लिए एक रजिस्टरिंग ऑफिसर है जो हेड ऑफिस में होते हैं लखनऊ में, उनको सूचना दे दी जाती है। वो पोर्टल पर सब जगह से उनके पुराने एड्रेस चेंज कर देते हैं, नए एड्रेस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। और जो उस इलाके का जो असेसिंग ऑफिसर है उसका जुरिडिक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और नई जहाँ पे बिजनेस पहुँची है, नया बिजनेस प्लेस है, वो इलाका जिस असेसिंग ऑफिसर के अंडर में आता है, वो असेसिंग ऑफिसर उसका आगे की कार्रवाइयाँ असेसमेंट वगैरह करने के लिए लायबल होता है। ये एक सिंपल सी बात है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट का जो ऑफिस नोएडा में जो था वो बंद हो गया और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर गाज़ियाबाद पहुँच गया। तो फ्लिपकार्ट वालों ने इसकी सूचना डिपार्टमेंट नोएडा के अपने असेसिंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर जिनका नाम है चंद्र प्रकाश मिश्रा, उनको दे दी। अब वो उस पर उन्होंने क्या किया, वो एप्लीकेशन तो रख ली, काम उस पर एक्शन में कुछ हुआ ही नहीं। लिहाजा उनके एक्शन ना करने की वजह से जो एड्रेसेस थे, गवर्नमेंट का जो पोर्टल था उस पर उनका एड्रेस वो नोएडा का ही रहा और उन्होंने उसी नोएडा के पुराने एड्रेस पर अपना असेसमेंट के लिए नोटिस उन्होंने इशू कर दिए। अब वो जब पुराने एड्रेस पे कोई जब बिजनेस ही नहीं है तो उन नोटिस का क्या होगा, उस पर तो कोई रिप्लाई होगा नहीं। लिहाजा उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर अचानक ही ये पास कर दिए। कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने क्या किया कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास कर दिए। और ये एक्स पार्टी ऑर्डर्स जो पास किए वो ना केवल एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिए बल्कि एकदम उनकी रिकवरी भी कर ली। और रिकवरी करने का तरीका क्या था कि जो फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट था, बैंक अकाउंट था, उसमें से अचानक ही उन्होंने 27,68,18,303 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट के अकाउंट से अचानक ही एक्स पार्टी प्रोविजनल ऑर्डर्स जो हुए उनकी वजह से सीधे से 27,65,00,000 रुपये निकल गया। तो ये तो बड़ी मैटर सीरियस हो गया। लेकिन अब जो हुआ था हुआ। तो फ्लिपकार्ट ने जो एक्ट में प्रोविज़न था कि साहब ऑर्डर्स की अपील करने का प्रोविज़न है, तो जो अपीलेट अथॉरिटी नोएडा उनके यहाँ अपील में चले गए वो। अब वो अपील में गए तो अपील में वो
2 महीने के बाद वो अपील डिसाइड हो गई। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने बिल्कुल साफ कहा कि नोटिसेस वर नॉट प्रॉपरली सर्व्ड अपॉन द पिटिशनर एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स वर पास्ड इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस एंड विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू द पिटिशनर। तो ये उन्होंने जो ऑर्डर किया और कहा कि सब नीचे के जो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर्स हुए हैं उनको समाप्त किया जाता है और जो इनका पैसा जो आपने जमा किया है वो इनको वापस कर दिया जाए। तो हुआ क्या साहब, जो फ्लिपकार्ट वाले थे वो वहाँ पर पहुँचे और अपने डिप्टी कमिश्नर महोदय के सामने ये कहा कि ये सब अपील से ऑर्डर आ गया है, पुराने ऑर्डर्स ख़त्म हो गए, हमारा पैसा रिफ़ंड हमको कर दीजिए और आगे की कार्रवाइयाँ अब हमारे नए पते पर ही करिए। तो इस पर एक्शन क्या हुआ, बड़ा चौंकाने वाला एक्शन है। तो डिप्टी कमिश्नर महोदय ने उस पर तो कार्रवाई करना छोड़ा और अगले ही दिन अगले साल मतलब 2 अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक के लिए नए प्रोविजनल असेसमेंट पुराने एड्रेस पर ही फिर से एक्सपार्टी कर दिए और न केवल एक्सपार्टी ऑर्डर्स कर दिए बल्कि इस बार 49 करोड़ 24 लाख रुपए फ्लिपकार्ट के अकाउंट से फिर से विड्रॉ कर लिए। पुराना रिफंड करना तो दूर, 49 करोड़ रुपए फिर से वहाँ से विड्रॉ कर लिए। अब ये मैटर सीरियस हो गया, मामला पहुँच गया हाई कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने मामला जब पहुँचा तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बात अजीब सी लगती है। फिलहाल जो भी है उन्होंने रिट अलाउ करी और ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर कर दिया। और वो ऑर्डर क्या किया, अब मैं इस ऑर्डर के जो मेन एक तरह से फाइंडिंग्स है मैं पढ़ता हूँ उसको। फॉर एक्सचेंज ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस registered dealer is required to file an application under section 75 of Act 2008 in form 12. The registering authority is under an obligation thereafter to carry out amendment, and if there is any non-deposit of fee of ₹20, it is curable, and registered authority can always require concerned dealer to charge the same, but that cannot be a ground to ignore or reject request for change of address। उनके सामने कहा गया कि साहब वो एप्लीकेशन में 20 रुपए की फ़ीस लगती है वो नहीं दी गई और जो कमियां रह गई। तो उनका ये सब कमियां कोई बात नहीं रही, उसका बिजनेस प्लेस बदल गया तो अब आपको ये ड्यूटी आपकी है। अरे भाई वो 20 रुपये इंटरेस्ट से बाद में ले लीजिएगा, पेनल्टी लगा दीजिएगा, लेकिन ये नहीं कर सकते कि साहब बिजनेस प्लेस का नहीं बदला, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये कहना गलत है। और उन्होंने आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आगे कहा द असेसिंग अथॉरिटी एट नोएडा देन हैज़ नो जुरिसडिक्शन टू अफेक्ट सर्विस और समन outside his territorial jurisdiction since Ghaziabad is beyond his jurisdiction and therefore service, if any, effective at the earlier address at Noida was illegal. Assessing authority did not act bona fide in as much as with intention that the business address of petitioner has changed, still is acted in hasty, also in the hurried manner withdraw the alleged tax dues through garnishing notice and exerting pressure upon the bank authorities. Court therefore made an observation and structure against assessing authority. Respondent number 1 imposed cost of ₹2 lakh upon the commercial tax department and set aside the assessment orders and directed for refund of the amount already recovered with a period of 2 weeks. तो इस पर उन्होंने साफ ये कहा कि भाई ये तो कोई मामला बंद समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस तरह से क्या इतनी जल्दीबाजी, इतनी तेज़ी से एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देना, उसके तुरंत रिकवरी निकाल देना और रिकवरी की पूर्ति उसके बैंक से कर लेना, ये सब इलीगल है। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि इस डिपार्टमेंट पर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट पर 2 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई जाती है इस काम के लिए। और उन्होंने कहा ये जितना पैसा ये जमा किया है इसको 2 हफ्ते के अंदर आप इसको वापस कर देंगे। तो बड़ा सख्त ऑर्डर हो गया। ना केवल इसमें ये कहा बल्कि आगे भी 2 लाइनें कही कि दिस कोर्ट आल्सो लेफ्ट इन ओपन टू कमिश्नर कमर्शियल टैक्स लखनऊ टू इंस्टीट्यूट इंक्वायरी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एयरिंग ऑफिसर फॉर रिकवरी ऑफ सेड अमाउंट। वो कमिश्नर इस बात के लिए भी विचार करें
कि इसकी जो 2 लाख रुपए की कॉस्ट डिपार्टमेंट देगा, इसकी पूर्ति उस ये गलती करने वाले अधिकारी से भी की जा सकती है। अब तो ये तो मैटर बड़ा सीरियस हो गया और ये स्ट्रक्चर भी पास हो गया और ये 2 लाख रुपए की कॉस्ट भी लग गई। लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट की ऑर्डर की कॉपी लेकर के जब फ्लिपकार्ट वाले फिर उन्हीं डिप्टी कमिश्नर महोदय के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कॉपी ली और कॉपी लेने के बाद फिर नया बात कर दी और असेसमेंट ईयर 14-15 सेंट्रल का फिर से पुराने ही एड्रेस पे नया असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। ये तो भाई कमाल ही हो गया। अब तो आगे तो बड़ी गजब की बातें हो रही हैं कि वो मानने को तैयार ही नहीं। तो इस पर ये मामला फिर से हाई कोर्ट के पास पहुंचा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको कहा कि आप आपके से ये कौन शख्स हैं, कौन अधिकारी हैं, पर्सनली इन पर्सन इनको पेश करने का ऑर्डर कर दिया। तो जब ये अधिकारी महोदय पर्सनली वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि साहब हम तो बड़े ऑनेस्टली इसको फॉलो, आपके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। हमने पुराना वाला रिफंड भी इनका दे दिया है और जो कॉस्ट थी 2 लाख रुपए डिपार्टमेंट ने वो भी इनको दे दी है फ्लिपकार्ट को। लेकिन हमारे पोर्टल पे तो सब एड्रेस पुराना ही है, तो हम तो पुराने पे ही एड्रेस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और असेसमेंट करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम उस पुराने वाले एड्रेस पे हम ये असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहे हैं। लेकिन जब आपने ये हमको यहाँ पे बुलाया तो इस पर हमने देखा और इस पर एडिशनल कमिश्नर लॉ कॉमर्शियल टैक्स लखनऊ से एक क्लेरिफिकेशन मांगा। तो उस पर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे के कहा कि साहब ये जो हम ऑर्डर पास हुआ है, ये उनका जो ऑर्डर आया वो तो आया 31 मार्च में, मार्च की 31 तारीख में आया, इसलिए हमने ये समझा कि इससे पहले के ऑर्डर तो हमें कोई पास करने, इसलिए हमने ऑर्डर पास कर दिए थे और रिफ़ंड भी हमने कर दिया और कॉस्ट भी दी जा चुकी है। लेकिन ये ऑर्डर नया इसलिए पास किया था और जब हमको बुलाया गया तो हमने फिर इसको अपने ऑर्डर्स को विड्रॉ कर लिया, ये वाला ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। तो इसलिए ये मैटर अब रह गया, अब कुछ है नहीं। तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा वो फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अगेन फिट केस वेयर respondent himself would be saddled with cost by the litigation, since the impugned order of the assessment have already been recalled. In this regard, no further order is required. But we hold that the respondent, being guilty of compelling and facing second round of litigation upon the petitioner, must be saddled with cost which is quantified ₹50,000। उन्होंने कहा दोबारा से इनकी गलतियों की वजह से ये लिटिगेशन में आना पड़ा पिटिशनर को, इसलिए 50,000 रुपये की कॉस्ट दोबारा लगा दी गई। आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि वी आल्सो डायरेक्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रेड टैक्स यूपी गवर्नमेंट टू लुक इनटू द मैटर इन विच रेस्पोंडेंट हैज़ फंक्शनड इन दिस केस, and despite structures and penal cost imposed by this cost is earlier judgment, and also directing Commissioner Trade Tax to get an inquiry conducted against erring officials. Respondent has not cared to mend his ways to conduct what has proceeded to harass a dealer like petitioner, and appropriate disciplinary action be taken at the earliest एंड फाइनलाइज द सेम। वो कमाल है कि एक डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उस सब के बावजूद भी कि भाई ये इनका एड्रेस इस एड्रेस पे किया जाना ठीक नहीं है। एक डिपार्टमेंट की अपीलेट अथॉरिटी ने ख़त्म कर दिया, 2 बार हाई कोर्ट डायरेक्शन दे चुका है कि ये सब, फिर भी वो जिद पे अड़े हुए हैं और वो उस पर पास करना है। ये तो इसके इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाए और जल्दी लिया जाए और टाइम पे लिया जाए। तो फिर आगे इस पे 2-4 लाइनें और बताई कि इट में आल्सो बी कंसिडर्ड बाई द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रेड टैक्स यूपी गवर्नमेंट टू वेदर रेस्पोंडेंट इज ए पर्सन फिट टू बी असाइंड सच इंपॉर्टेंट क्वासी जजमेंट फंक्शंस। क्या ये इस तरह के अधिकारी अपने क्वासी जुडिशियल फंक्शंस करने के लिए फिट हैं? इस बात के लिए भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी विचार करेंगे। इतनी सख्त टिप्पणी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दी। लिहाजा हुआ ये कि ये तो सब मामला ख़त्म हो गया, ऑर्डर्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए
और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर इस केस का अभी 30 मार्च को दिया। इस वजह से ये मैटर अभी हाईलाइट हुआ और इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट किसी तरह का था ही नहीं, हमारे पास जो एड्रेस था हम तो उसी पे कार्रवाई कर रहे थे। उन्होंने कॉस्ट लगाई, हमने कॉस्ट दे दी, उन्होंने वापस करने को कहा, हमने वापस कर दिया, अगले साल का फिर से कर दिया। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी नाराज़गी तो बताई, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डर किया वो ये किया कि जो 2 लाख रुपये की कॉस्ट फ्लिपकार्ट को दी गई है वो फ्लिपकार्ट वाले उस कॉस्ट को वापस जो करेंगे, यूपी स्टेट लीगल सर्विस को कॉस्ट दी जाएगी। डिपार्टमेंट से तो कॉस्ट ली जाएगी लेकिन वो फ्लिपकार्ट को ना दे करके वो दी जाएगी यूपी स्टेट लीगल सर्विस को। तो ये एक तो ये वाली बात हो गई। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि जो इनके अगेंस्ट स्ट्रक्चर्स पास किए गए हैं उसको इंस्पंज किया जाता है, उनको समाप्त किया जाता है। ना तो ये जो मामला आया बना और ये जो मैटर सामने इसलिए आया क्योंकि इसमें जो मेन मैटर जो निकल के आया वो ये आया कि एक छोटी सी समस्या की एड्रेस चेंज करने की कितना बड़ा रूप ले सकती है और कब कौन सा रूप उसका इस तरह का हो जाए, जम जाए, अड़ जाए कि साहब हम तो नहीं सुधरेंगे। और वो ना सुधरने के हुए एक ये छोटी सी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। लेकिन ये अपना इतना बड़ा देश है, इतनी अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, ये समस्या छोटे छोटे समय पर आती रहती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इस निष्कर्ष पे निकल के आई कि अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो पुराने एड्रेस पे की गई सारी कार्रवाइयाँ टोटली इलीगल हैं और बिल्कुल वो अपना कोई भी लीगल अस्तित्व नहीं रखती हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और उनकी जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यापारी अपना बिजनेस प्लेस को ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसकी लायबिलिटी तो पूरी हो गई, बाकी फंक्शन डिपार्टमेंट को करने हैं और अगर वो फंक्शन नहीं करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी उनकी होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट था, छोटी समस्या पे था लेकिन बड़ी समस्या के रूप में आया, वो मैंने आप तक पहुंचाया। मित्रों बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। नमस्कार।